हमारे इस प्यारे से सीरीज कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि केजीएस नीट हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 7 बजे हमारे टीचर्स द्वारा बनाए गए कुछ बेहतरीन वीडियोस इस सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं और बच्चे इन वीडियोस को बेहद पसंद कर रहे हैं। इन वीडियो में खास बात क्या है? इस वीडियो में खास बात यह है कि बच्चों का रिवीजन अब बेहतर होने लगा है। बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेबस तो आगे बढ़ रहा है, पर काश ऐसा हो कि कोई हमारा रिवीजन भी साथ में कराते चले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस सीरीज के माध्यम से 15-15 मिनट का वीडियो हर दिन शाम को 7 बजे अपलोड करते हैं। इन वीडियोस में किसी चैप्टर के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम आते हैं, ऐसा टॉपिक जो नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं गोगी सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th के परमाणु संरचना चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्लैंक सिद्धांत, प्लैंक थ्योरी। देखते हैं मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक ने आखिर इस सिद्धांत के माध्यम से हमें क्या बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। यह समय था सन 1900 के आसपास, जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक्स प्लैंक, उन्होंने रेडिएशन के ऊपर अध्ययन किया, विकिरण के ऊपर अध्ययन किया और रेडिएशन के बारे में एक ऐसी बात बता दी जो उस समय दूसरे वैज्ञानिक नहीं जान रहे थे। कई बड़े दिग्गज, जिसमें एक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक और साइंटिस्ट थे हेनरिक हर्ट्ज, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। हेनरिक हर्ट्ज कहते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मैक्स प्लैंक का बहुत बड़ा हाथ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि मेरे मित्र मैक्स प्लैंक के बिना शायद मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आखिर मैक्स प्लैंक ने अपने थ्योरी में ऐसी क्या बात बताई जो आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रोजेक्ट में और हेनरिक हर्ट्ज के प्रोजेक्ट में इतना काम आने वाला था। चलिए बताता हूं। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने रेडिएशन के बारे में, यानी कि विकिरण के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब भी किसी स्रोत में से विकिरण निकलता है, सुनना ध्यान से, मैक्स प्लैंक ने रेडिएशन के बारे में क्या बताया। बेटा मैक्स प्लैंक ने अपने थ्योरी में यह बताया कि जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलेगा, सुनना ध्यान से, मैक्स प्लैंक कहते हैं कि जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलेगा तो वो तरंगों के रूप में निकलेगा, वेव के रूप में निकलेगा। जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलता है तो वो तरंगों के रूप में निकलता है। ये देखो, वो तरंगों के रूप में निकलता है, वेव के रूप में निकलता है, तरंगों के रूप में निकलता है, वेव के रूप में निकलता है। लेकिन इस तरह से नहीं निकलता जैसे मैंने बनाया है, बल्कि मैक्स प्लैंक का कहना था कि जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलता है तो वो ऐसे नहीं निकलता, बल्कि इस तरह से निकलता है। ये देखो, वो ऐसे निकलता है बेटा। ये देखिए, क्या दिखा आपको? रेडिएशन निकल तो रहा है, लेकिन वो इस तरह से नहीं निकलता, बल्कि ऐसे निकलता है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ये देखो, आपको दिख रहा है बेटा, ये सब रेडिएशन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो मैक्स प्लैंक ने जब ये थ्योरी बताया, एकदम सनसनी फैल गई, क्योंकि इससे पहले कोई इस बारे में सोचा भी नहीं था। सबको लगता था कि रेडिएशन कंटिन्यू निकलता होगा, पर मैक्स प्लैंक ने बोला ऐसा नहीं है, रेडिएशन कंटिन्यू नहीं निकलता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में निकलता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है फोटॉन। और यह थ्योरी आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन और हेनरिक हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक के प्रोजेक्ट में बहुत काम आने वाला था। तो चलिए इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने कहा कि मैक्स प्लैंक अपने थ्योरी में क्या कह रहे हैं। मैक्स प्लैंक अपने थ्योरी में कह रहे हैं कि जब भी किसी स्रोत में से, यहां देखो बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये देखिए, एक टॉर्च का एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से जब रेडिएशन निकलेगा तो वो कंटिन्यू नहीं निकल रहा है,
आप देख सकते हैं इस टॉर्च में से जो लाइट निकल रहा है, लाइट भी तो रेडिएशन ही होता है ना, लाइट भी रेडिएशन का कैटेगरी होता है। कई प्रकार के रेडिएशन होते हैं, कई प्रकार के रेडिएशन होते हैं, आपको पता है ना बेटा, कई तरह के रेडिएशन होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, ऐसे कई प्रकार के रेडिएशन होते हैं। तो हम लाइट को विजिबल रेडिएशन कहते हैं, हम लाइट को विजिबल रेडिएशन कहते हैं। तो इस टॉर्च में से आप देख सकते हैं लाइट निकल रहा है, लेकिन लाइट जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं, और ये जो फोटॉन्स होते हैं आप देख पा रहे हैं बेटा, यहां पर मैंने कुछ फोटॉन्स बनाए हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फोटॉन है। ये जो फोटॉन होते हैं इन्हें क्वांटा भी कहा जाता है, इनको क्वांटा भी कहा जाता है। दरअसल क्वांटा का मतलब होता है ऊर्जा, क्वांटा का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि इन छोटे छोटे पैकेट्स में ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी पाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इन क्वांटा के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला बेटा, अपने प्लैंक थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? तो मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने यह बोला कि जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलेगा, जब भी किसी स्रोत में से रेडिएशन निकलेगा तो वो कंटिन्यू नहीं निकलता, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकलता है, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। ये देखो बेटा, मान लो ये सूर्य है, मैंने सन का एग्जांपल ले लिया, तो सूर्य में से जो रेडिएशन निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, इस तरह से निकलता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को फोटॉन कहा जाता है। इन छोटे छोटे टुकड़ों को फोटॉन या फिर क्वांटा कहा जाता है। और इस क्वांटा का मतलब होता है बेटा ऊर्जा, इसका मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि इन छोटे छोटे पैकेट्स में ऊर्जा पाई जाती है। पर प्रश्न यह उठता है कि प्लैंक को यह कैसे पता चला, प्लैंक को यह कैसे पता चला कि किसी स्रोत में से जब रेडिएशन निकलता है तो वह छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकलता है? क्योंकि ये फोटॉन दिखाई तो देते नहीं है, क्योंकि ये फोटॉन दिखाई नहीं देते। फिर कैसे प्लैंक को पता चला कि किसी भी स्रोत में से जब रेडिएशन निकलेगा तो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में निकलेगा? क्योंकि बेटा ये पैकेट्स हीटिंग इफेक्ट शो कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कि अगर जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको हथौड़ी से बार बार मारोगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हथौड़े से बार बार मारोगे तो वो ऑब्जेक्ट गर्म होने लगता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई दो चीजें टकराती हैं तो वहां ऊष्मा पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है। तो जब हम सूर्य के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगता है? सूर्य तो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, फिर उतनी दूरी से हमें कैसे गर्मी मिल सकता है? तो सूर्य के अंदर से छोटे छोटे फोटॉन आते हैं, सूर्य के अंदर से छोटे छोटे फोटॉन आते हैं, और वो बहुत तेजी से आते हैं। कितनी तेजी से आते हैं? कितनी तेजी से आते हैं बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। सोचिए, कोई चीज इतनी तेजी से आपके ऊपर टकराएगा, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार टकराएगा। मान लीजिए यहां पर एक आदमी खड़ा है, मान लो कि यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है, वो सूर्य के सामने खड़ा है, उसे गर्मी लग रही है। क्यों गर्मी लग रही है? क्योंकि सूर्य के अंदर से कुछ ना दिखने वाले छोटे छोटे पैकेट्स बहुत तेजी से इस आदमी के ऊपर टकरा रहा है, जिससे यहां पर ऊष्मा पैदा होता है और इस आदमी को गर्मी लगने लगता है। तो एक्चुअली सूर्य के सामने खड़े होने पर गर्मी लगने के कारण क्या है? एक कारण यह है कि ना दिखने वाले फोटॉन बहुत तेजी से हमारे ऊपर आते हैं और हमारे ऊपर टकराते हैं। बहुत सारे फोटॉन लगातार आपके ऊपर आता है और आपसे टकराता है, जिससे ऊष्मा पैदा होता है।
तो इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि ये फोटोन हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो इन छोटे छोटे फोटॉन्स में ऊर्जा पाई जाती है। तो अब प्रश्न एक और उठता है कि अगर सूर्य में से लाइट आ रहा है, उसमें छोटे छोटे फोटॉन है, तो फिर ऐसे में मान लो कि मेरे पास कोई बल्ब है, मान लो कि मेरे पास कोई बल्ब है, और अगर ये बल्ब जलेगा तो इसमें से भी रेडिएशन निकलेगा, इसमें से भी लाइट निकलेगा। हां, इसमें से भी लाइट निकलेगा। ये देखो, इसमें से भी फोटॉन निकल रहा है, इसमें से भी फोटॉन निकल रहा है। पर प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई इंसान बल्ब के सामने खड़ा हो जाए, बल्ब के सामने, तो वहां तो इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गर्मी सूर्य के सामने खड़े होने पर लगता है। तो इसका यह मतलब है कि शायद बल्ब में से निकलने वाले फोटॉन में ऊर्जा कम होती है, बल्ब में से निकलने वाले फोटॉन में ऊर्जा कम होती है, इसीलिए हमको गर्मी कम लगता है। पर प्रश्न यह उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस फोटॉन में ऊर्जा ज्यादा है और किस फोटॉन में ऊर्जा कम है? तो आपने एक चीज नोटिस किया, मैंने ऊपर वाले फोटॉन को कैसे बनाया है? देखो ध्यान से बेटा, ऊपर वाला फोटॉन कैसे बना? ये देखो, ये ऐसे बना है, और नीचे वाला फोटॉन ऐसे बना है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऊपर वाले फोटॉन में मैंने इस तरह का तरंग बनाया है और नीचे वाले फोटॉन में इस तरह का तरंग बनाया है। यानी कि सूर्य में से निकलने वाले फोटॉन की आवृत्ति ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी हाई है, और बल्ब में से निकलने वाले फोटॉन में आवृत्ति कम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम है। अब तुमने बोला कि सूर्य के केस में ज्यादा गर्मी लगता है, यानी एनर्जी ज्यादा है, और बल्ब के केस में गर्मी कम लगता है, यानी कि एनर्जी कम है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस फोटॉन की आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और जिस फोटॉन की आवृत्ति कम होगी उसकी ऊर्जा भी कम होगी? तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी फोटॉन की ऊर्जा बेटा उसके आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी जिस फोटॉन में आवृत्ति ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। और अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो हम यहां पर एक कांस्टेंट साइन देंगे H, अब यहां पर H क्या है बेटा? तो H का मतलब होता है प्लैंक स्थिरांक, इसका मतलब होता है प्लैंक स्थिरांक, और इसका एक निश्चित मान होता है। इसका वैल्यू होता है बेटा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और याद रखना, ये जो E आप देख रहे हो, इस E का मतलब क्या होता है? इस E का मतलब ऊर्जा होता है। लेकिन किसका ऊर्जा? कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है यहां पर E का मतलब रेडिएशन का ऊर्जा होता होगा, E का मतलब विकिरण का, लाइट का ऊर्जा होता होगा। ऐसा नहीं है, ये जो E लिखा है बेटा ये ऊर्जा है। किसका? एक फोटॉन का, ऊर्जा एक फोटॉन का। ध्यान दीजिएगा, केवल एक फोटॉन का ऊर्जा, केवल एक फोटॉन का ऊर्जा निकालने का यह फॉर्मूला है, केवल एक फोटॉन का। अब देखिए, इससे पहले हम रेडिएशन के बारे में क्या सोचते थे, फोटॉन के बारे में क्या सोचते थे? हमारी सोच बदल के रख दी मैक्स प्लैंक ने। उन्होंने बताया कि जो लाइट आता है वो कंटिन्यू नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है। और यह सिद्धांत आगे चल के कई बड़े बड़े साइंटिस्टों के प्रोजेक्ट में काम आने वाला था, इसलिए मैक्स प्लैंक का धन्यवाद हर कोई करता है। तो आखिर मैक्स प्लैंक का सिद्धांत किस लेवल का इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोई टॉपिक एग्जाम में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कहूंगा। आपको किसी वैज्ञानिक के योगदान को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने विज्ञान की तरफ अपना कितना बड़ा योगदान दिया है। कई बार टीचर कह देता है ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में ज्यादा नहीं आता, पर हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी टॉपिक को परीक्षा में आता है कि नहीं आता है इस आधार पर तो पढ़ना ही होता है, लेकिन वैज्ञानिक के योगदान को नहीं भूलना चाहिए हमें। तो मैक्स प्लैंक का जो थ्योरी है, इससे नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब तक नहीं आया है पर बहुत ज्यादा नहीं आया है। पर यह थ्योरी नेग्लेक्ट करने लायक नहीं है। आपको समझना पड़ेगा मैक्स प्लैंक का थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों था।
तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैक्स प्लैंक का थ्योरी क्या था। फिर अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस थ्योरी के माध्यम से आखिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे समझा और हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस थ्योरी का कैसे उपयोग किया। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही बेटा। अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर के आऊंगा। सीरीज को फॉलो करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। नीट हमारा बेहतर जाने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में बेटा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।